नमस्कार, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू। लास्ट क्लास में हमने वो फोनेटिक सिंबल्स, वो फोनेटिक्स वाला जो आपका टॉपिक है उसमें से कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो थोड़े से और क्वेश्चंस हैं उस टाइप के, उन्हें देख लेते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ईडियम्स। ईडियम्स के क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये क्वेश्चन है, Identify the word in which the initial sound is different from that in other words. 4 वर्ड्स दे रखे हैं आपको, इनमें से आपको उस वर्ड को आइडेंटिफाई करना है जिसका इनिशियल साउंड बाकी के 3 वर्ड्स के इनिशियल साउंड से डिफरेंट हो। इनिशियल साउंड क्या होता है? इनिशियल साउंड मतलब पहला साउंड। उस वर्ड को जब आप पढ़ते हो ना, तो जो सबसे पहला साउंड उसमें आप बोलते हो वो इनिशियल साउंड कहलाता है। तो इन 4 वर्ड्स में से इनिशियल साउंड किसका डिफरेंट है ना? तो 4 वर्ड्स हैं। पहला है इडियट। तो इडियट का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है, देखो, इडियट, ई का साउंड है स्टार्टिंग में, ई शॉर्ट वोवल, इडियट। दूसरा इनिंग्स, इनिंग्स को ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, इनिंग्स, इनिंग्स। इसमें भी वही, इन दोनों में जो इनिशियल साउंड है वो सिमिलर है, ई का साउंड है, शॉर्ट वोवल साउंड है। थर्ड वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन को कुछ इस तरह से ट्रांसक्राइब करते हैं फोनेटिकली, इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन के बाद में जो फोर्थ वर्ड है, हाँ, यूरोपियन। अब यूरोपियन को कैसे पढ़ते हैं? यूरोपियन, यूरोपियन का उच्चारण ऐसे किया जाता है, यूरोपियन। तो आप खुद बता सकते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शंस को देखकर कि इन 4 वर्ड्स में से किस वर्ड का इनिशियल साउंड बाकी 3 वर्ड से अलग है। बाकी के जो 3 वर्ड्स हैं, इडियट, इनिंग्स और इक्वेशन, तीनों में ई का साउंड आता है, इनिशियल साउंड, ठीक है। चौथा जो वर्ड है यूरोपियन, स्पेलिंग इसकी ई से स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसका जो पहला साउंड है, इनिशियल साउंड, वो है य का, यूरोपियन, हाँ, यूरोपियन। तो इसलिए ये डी इसका आंसर होगा। यूरोपियन का जो इनिशियल साउंड है वो बाकी के 3 वर्ड्स के इनिशियल साउंड से डिफरेंट है, तो डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं। देखो, इस तरह से 4 वर्ड्स देके पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वर्ड है जिसका इनिशियल साउंड डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद में, अगला सवाल, सेम वही क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द इनिशियल साउंड इज डिफरेंट। 4 वर्ड्स दे रखे हैं, इनमें से वो वर्ड आपको पहचानना है जिसका इनिशियल साउंड डिफरेंट हो। हाँ, जिस्ट, ग्रो, ग्लव और ग्रीस। तो पहला जो वर्ड है, नीचे से ऊपर चलते हैं, लास्ट वर्ड है ग्रीस। हाँ, ग्रीस एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। ग्रीस को इस तरह से ट्रांसक्राइब करते हैं, ग्रीस। पहला साउंड, इनिशियल साउंड है ग का, प्लोजिव साउंड है ग, ठीक है। उसके ऊपर जो वर्ड है वो है ग्लव। ग्लव को इस तरह से ट्रांसक्राइब करते हैं, ग्लव्स जो आप हाथों में पहनते हैं, ठीक है, ग्लव। इसमें भी जो इनिशियल साउंड है वो है ग, प्लोजिव साउंड है। सेकंड जो वर्ड है वो है ग्रो। ग्रो को ऐसे पढ़ते हैं, ग्रो का मतलब होता है अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज। ट्रीज जो होता है पेड़, अगर एक साथ काफी सारे पेड़ जो हैं वो एक साथ उगे हुए हैं तो उसको ग्रोव बोलते हैं, ठीक है, ग्रोव। तो अब जो फर्स्ट ऑप्शन में जो वर्ड दे रखा है ना, GIST, इसको पढ़ते हैं जिस्ट। क्या पढ़ते हैं इसको? जिस्ट। जिस्ट का मतलब किसी चीज का सार, उसका सारांश, सार, सारांश, है ना। तो आप देख सकते हैं जिस्ट का इनिशियल साउंड बाकी के 3 वर्ड्स के इनिशियल साउंड से डिफरेंट है। बाकी के 3 वर्ड्स में पहला साउंड ग का था, जिस्ट में पहला साउंड ज का है, ज, है ना। जिस्ट है, गिस्ट नहीं है, जिस्ट, ठीक है। तो ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जिस्ट। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द इनिशियल साउंड इज डिफरेंट। वैसा ही सवाल है, ठीक है। चीपन, चॉकोहॉलिक, चर्प, केमिस्ट, 4 वर्ड्स दे रखे हैं, ठीक है। पहला वर्ड है चीपन।
चीपन में पहला साउंड है च का, चीपन। चीपन मीन्स टू मेक चीप। चीप एक एडजेक्टिव होता है ना, चीप माने सस्ता, चीपन मीन्स सस्ता करना, चीपन। तो पहला साउंड है च का, एफ्रिकेट साउंड है। दूसरा वर्ड है चॉकोहॉलिक, है ना। चॉकोहॉलिक में भी पहला साउंड च का है। चॉकोहॉलिक उसको बोलते हैं जिसको चॉकलेट खाने का शौक हो, जिसको चॉकलेट्स पसंद हो, उसे चॉकोहॉलिक कहते हैं, ठीक है ना। तो चॉकोहॉलिक में भी आप देखेंगे जो पहला साउंड है वही एफ्रिकेट साउंड है च का, चॉकोहॉलिक, ठीक है। तो चॉकोहॉलिक का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये होता है। चॉकोहॉलिक यानी हमें इनिशियल साउंड से मतलब है, इनिशियल साउंड च का है, चिपन में भी, चॉकोहॉलिक में भी, और जो तीसरा वर्ड है चर्प, उसमें भी चर्प ऐसे पढ़ते हैं, चर्प, ठीक है। तो जो चौथा वर्ड है वो है केमिस्ट। अब मजे की बात यह है कि चारों ही वर्ड्स की स्पेलिंग जो है उसमें जो दो पहले अक्षर हैं, जो इनिशियल लेटर्स हैं दो, वो सेम है, सी और एच। स्पेलिंग चारों की सी और एच से स्टार्ट होती है, लेकिन साउंड जो है वो किसी वर्ड में च का आता है तो किसी में क का। तो केमिस्ट में क का साउंड है केमिस्ट, ठीक है ना। तो डी केमिस्ट इसका आंसर है। केमिस्ट का इनिशियल साउंड बाकी के तीन वर्ड्स के इनिशियल साउंड से डिफरेंट है। केमिस्ट हैज अ डिफरेंट इनिशियल साउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब इसमें ये अलग तरह से सवाल पूछ रहा है। इसमें ये पूछ रहा है कि मिडिल साउंड, अब देखो अंडरलाइन कर रखा है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द मिडिल साउंड इज डिफरेंट। वर्ड के एक पार्ट को अंडरलाइन कर रखा है, हाँ, HEAD में EA को अंडरलाइन कर रखा है, THREAD में EA को अंडरलाइन कर रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि स्पेलिंग में तो इन चारों शब्दों में EA आ रहा है, लेकिन जब उच्चारण करेंगे इन चारों वर्ड्स का तो जो मिडिल साउंड है, मिडिल साउंड मतलब जो बीच वाली ध्वनि है, इनिशियल साउंड कौन सा होता है, पहली ध्वनि। फाइनल साउंड कौन सा होता है, जो अंतिम ध्वनि होती है वो। और मिडिल साउंड का मतलब जो बीच में ध्वनि बोली जाती है वो, है ना। तो इन चार वर्ड्स में से मिडिल साउंड किसका डिफरेंट है ना। तो जो पहला वर्ड है हेड, ऐसे पढ़ते हैं उसको, हेड, ए का साउंड है। दूसरा वर्ड है थ्रेड, थ्रेड में भी वही ए का साउंड है, थ्रेड। चौथा जो वर्ड है ब्रेड, उसमें भी आपको यही साउंड ए का मिलेगा, ब्रेड, ए वॉवल साउंड, शॉर्ट वॉवल। लेकिन जो तीसरा वाला वर्ड है BEAD, इसको बेड नहीं पढ़ते, इसको बीड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बीड, BEAD का उच्चारण है बीड, है ना। तो बीड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये है। तो बीड में आप देखेंगे कि जो मिडिल साउंड है वो बाकी के तीनों वर्ड्स वाले मिडिल साउंड से डिफरेंट है। द वर्ड बीड हैज अ डिफरेंट मिडिल साउंड। तो इसका आंसर होगा सी, बीड। सवाल को समझो, वर्ड को देखो और क्वेश्चन का आंसर दो, बीड, सी। कुछ हमारे ऐप के स्टूडेंट्स जिन्होंने ऐप में MCQs की क्लासेस ले रखी हैं, तो अब इतना बड़ा क्वेश्चन बैंक है उत्कर्ष के पास, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, तो कभी कभी कोई एक आधा सवाल या एक दो सवाल ऐसे आ जाते हैं जो आपने पहले ऐप में देखे होंगे, तो बाकी के 10 सवाल नए हैं, 2 सवाल जो हैं वो आपने किए हुए वो आ गए, तो स्टूडेंट्स फटाफट कमेंट कर देते हैं कि सर ये क्वेश्चंस तो आप हमें करवा चुके हैं। अरे भाई 2 क्वेश्चंस ऐसे आ गए, बाकी के जो 10 नए क्वेश्चंस हैं जो आपको नहीं करवाए उनको तो देखो, ठीक है। तो इसलिए आप इसको उस तरीके से ना लें, देखें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सी इज द राइट आंसर। बीड। इसमें भी यही पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन विच द मिडिल साउंड इज डिफरेंट। 4 वर्ड्स दिए हैं, इनमें से मिडिल साउंड किसका डिफरेंट है वो आपको बताना है। टर्न, लर्न, गन, फर्म। पहला वर्ड है TURN, टर्न। टर्न का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए ये होता है टर्न। इसमें है ना ये लॉन्ग वोवल, का जो लॉन्ग वोवल साउंड है जो BIRD बर्ड में आता है, ये वो है। तो टर्न हैज दिस वोवल साउंड। सेम इज द केस विद लर्न, LEARN, लर्न। लर्न में भी यही वाला वोवल साउंड है,
तीसरा जो वर्ड है वो है गन, बंदूक, गन, गन को ऐसे बोलते हैं गन। चौथा जो वर्ड है वो है फर्म, फर्म में भी यही वाला लॉन्ग वोवल साउंड है, ठीक है ना। तो अब अंतर ये है इसमें और इसमें कि ये जो साउंड है ना अ का, ये वाला जो साउंड है अ का, ये शॉर्ट वोवल है, और ये जो अ का साउंड है ये लॉन्ग वोवल है। इसको पढ़ते हैं अ, इसको पढ़ते हैं अ, थोड़ा खींचते हैं इसको, है ना। तो 3 वर्ड्स में तो ये लॉन्ग वोवल है, और एक वर्ड इन 4 में से ऐसा है जिसमें वो शॉर्ट वोवल है, और वो वर्ड है गन, GUN, गन। तो सी इसका आंसर है। तो वर्ड गन हैज अ डिफरेंट मिडल साउंड, गन शब्द में जो मिडल साउंड है वो डिफरेंट है। ठीक है ना। तो ये दिस इज जस्ट टू मेक यू फेमिलियर कि भाई किस तरह से क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा, पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, ताकि वहां उस वक्त जो है हमें कोई डाउट या कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना। वर्ड्स तो इंग्लिश में इतने सारे हैं, जरूरी नहीं कि वही वर्ड आपसे पूछ ले जो आपको जो है किताब में दिखा था या आपको पेपर में दिखा था। आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है तो वर्ड जैसा भी आएगा आप उसको कर लोगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया होनी चाहिए, और आपके जो सिंबल्स हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कौन सा सिंबल किस साउंड को रिप्रेजेंट करता है, आपको उस साउंड को बोलना और पहचानना दोनों आने चाहिए, है ना। तो फिर इसमें फोनेटिक्स वाले क्वेश्चन में ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following is an alveolar plosive? इनमें से alveolar plosive कौन सा है? प्लोजिव्स जो होता है ना, 6 प्लोजिव्स होते हैं। प्लोजिव्स की बात करें तो 6 प्लोजिव साउंड्स हैं। 2 तो ये हैं प और ब, इन्हें कहते हैं बायलेबियल प्लोजिव्स। क्या कहते हैं? दे आर बायलेबियल प्लोजिव्स। बायलेबियल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों ही लिप्स, लेबिया का मतलब लिप्स से होता है, दोनों होंठ। जब आप प बोलते हो ना तो दोनों होंठ आपके मिलते हैं, है ना। मुंह को आप बंद कर देते हो और फिर एकदम से खोलते हो, प और ब, है ना। तो जो दोनों होठों के कोऑर्डिनेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको बायलेबियल साउंड कहते हैं। तो प और ब ये बायलेबियल प्लोजिव्स हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर ट और ड, 2 ऐसे साउंड्स हैं। कौन से? एक तो ट और एक ड, ये एल्वियोलर प्लोजिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्वियोलर प्लोजिव्स। और 2 और प्लोजिव्स हैं, क और ग, जिनको वेलर प्लोजिव्स कहा जाता है। क और ग का जो साउंड है, इन दोनों को वेलर प्लोजिव्स कहते हैं। तो सवाल बड़ा सीधा है, आपसे पूछ रहा है कि इनमें से एल्वियोलर प्लोजिव कौन सा है। तो प और ब दोनों नहीं है, क्योंकि ये दोनों बायलेबियल प्लोजिव्स हैं। न जो है, ये म और न, ये प्लोजिव्स नहीं होते, ये नेजल साउंड्स होते हैं, हाँ, ये नेजल साउंड है। तो बचा क्या? ड, ये डी वाला सिंबल, ये एल्वियोलर प्लोजिव है। ए इसका राइट आंसर है, 26 का राइट आंसर है ए। बहुत बढ़िया कविता, शांतिलाल, मधुसूदन जी, सही है आपका आंसर। प्रीति, सोनू, योर आंसर्स आर राइट। नेक्स्ट लेते हैं अगला सवाल। Which of the following is a labiodental fricative? इनमें से लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव कौन सा है? लेबियोडेंटल, लेबियोडेंटल का मतलब क्या हुआ? लेबियोडेंटल का मतलब एक ऐसा साउंड, हाँ, जो लेबिया का मतलब लिप से है, और डेंटल जो है वो हम दांतों के लिए यूज करते हैं। दांत और होंठ, आपके होंठ, आपके लिप्स और आपके टीथ, ठीक है, इन दोनों के कोऑर्डिनेशन से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको लेबियोडेंटल साउंड कहते हैं। लेबियोडेंटल साउंड। तो ये जो फ्रिकेटिव्स है ना, फ्रिकेटिव्स कितने हैं? 24 कॉन्सोनेंट्स हैं आपके पास। उन 24 कॉन्सोनेंट्स में से 9 कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं जिन्हें फ्रिकेटिव्स कहते हैं, है ना। उन 9 फ्रिकेटिव्स में से ये लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव होता है। एक तो ये फ, और ये वी वाला व, ये कहलाते हैं लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव्स।
कौन कौन से? एक तो फ और दूसरा व, दे आर लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव्स। ठीक है, फ को जब आप बोलते हो तो आपके ऊपर वाले दांत और लोअर लिप जो नीचे वाला होठ है, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, तब मुंह से निकलता है फ का साउंड, फ। ठीक है, तो अब देख लो इसमें ये र व, ये तो अप्रोक्सीमेंट्स हैं, ये ज फ्रिकेटिव है लेकिन लेबियोडेंटल नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फ इज द लेबियोडेंटल फ्रिकेटिव। नेक्स्ट, Which of the following are semi-vowels? अब यूं देखें तो इंग्लिश में वॉवल्स 20 हैं, कॉन्सोनेंट्स 24 हैं। There are 24 consonants and 20 vowels. उन 24 कॉन्सोनेंट्स और 20 वॉवल्स को अगर हम देखें तो ये जो 24 कॉन्सोनेंट्स हैं, इनमें से दो कॉन्सोनेंट्स ऐसे हैं, अप्रोक्सीमेंट्स में आता है दो, एक तो य और एक व, इन्हें सेमी वॉवल्स भी कहा जाता है। दो अप्रोक्सीमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सेमी वोवल्स कहते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो है ये य का साउंड और एक ये W वाले सिंबल से जो रिप्रेजेंट करते हो वो, इन दोनों को सेमी वोवल्स भी कहा जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, पूछ सकता है आपसे कि इनमें से सेमी वोवल्स कौन से हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए। का ए। नेक्स्ट सेंटेंस, ये क्वेश्चन सिलेबल के ऊपर है। अ सिलेबल दैट हैज अ वोवल एट द बिगिनिंग इज कॉल्ड। अब सिलेबल के बारे में लास्ट क्लास में थोड़ी बहुत बात हुई थी, आप जानते भी होंगे, पढ़ा होगा आप सबने। सिलेबल क्या होता है? सिलेबल प्रोनंसिएशन का ऐसा यूनिट होता है जिसमें एक वोवल साउंड होता है। एक वोवल साउंड होता है, उसके साथ कॉन्सोनेंट्स हो या ना हो, लेकिन एक वी का होना अनिवार्य है। उस वी के साथ सी अगर है दोनों तरफ या एक तरफ, तो वो जो सी है, सी माने कॉन्सोनेंट, वो उस सिलेबल का एक पार्ट है ना। मतलब ये एक सिलेबल हो सकता है CVC। अगर आप एक वर्ड लेते हो, मान लो BAT बैट, तो बैट वर्ड जो है इसमें केवल एक ही सिलेबल है, एक मोनोसिलेबिक वर्ड है और इसका सिलेबिक स्ट्रक्चर है CVC। इसमें बीच में सिलेबल का जो न्यूक्लियस होता है ना, वो उसका वोवल साउंड होता है। सिलेबल में जो वी है, वोवल है, वो उसका न्यूक्लियस है। उसके दोनों तरफ या उसके एक तरफ कॉन्सोनेंट साउंड्स हो सकते हैं, अगर हैं तो वो उसका पार्ट है। तो बैट में CVC, दो कॉन्सोनेंट्स एक वोवल। अब सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है कि ऐसा सिलेबल जो वोवल से शुरू हो। अब सिलेबल्स दो प्रकार के होते हैं। सिलेबल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ओपन और क्लोज्ड। एक होता है ओपन सिलेबल, दूसरा होता है क्लोज्ड सिलेबल। ओपन सिलेबल, क्लोज्ड सिलेबल। ओपन सिलेबल वो होता है जिसमें एंड में एक वोवल साउंड होता है। अ सिलेबल दैट एंड्स विथ अ वोवल, एंड्स विथ अ वोवल। क्लोज्ड सिलेबल इज अ सिलेबल दैट एंड्स विद अ कॉन्सोनेंट, एंड्स विथ अ कॉन्सोनेंट। अब इस क्वेश्चन में, ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे। बिगनिंग लिखा है ना, बिगनिंग नहीं है, एंड है यहाँ पे। ये गलती से बिगनिंग यहाँ पे छप गया है, यहाँ इसकी जगह होना चाहिए एंड, END, एंड। A syllable that has a vowel at the end is called। ऐसा सिलेबल जिसके एंड में एक वॉवल हो, जो वॉवल से एंड होता हो, उसको क्या कहते हैं? हाँ, तो जो वॉवल से एंड होता है उसको ओपन सिलेबल कहते हैं, जो कॉन्सोनेंट से एंड होता है उसको क्लोज्ड कहते हैं। ठीक है ना, तो आंसर होगा इसका बी, ओपन सिलेबल, ऑप्शन बी, ओपन सिलेबल। मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे देखिए ये वर्ड है FREE, फ्री। हाँ, ME, मी, ON, ऑन, WIN, when। ठीक है, अब इन वर्ड्स को देखिए आप। सबसे पहले WIN, when को देखिए। when का सिलेबिक स्ट्रक्चर कुछ यूं है, CVC। when में बीच में जो E का साउंड है वो वोवल साउंड है, दोनों तरफ एक एक कॉन्सोनेंट है, तो when का सिलेबिक स्ट्रक्चर हुआ CVC, कॉन्सोनेंट वोवल कॉन्सोनेंट।
है ना। अब आप देखो ये सिलेबल एंड किससे हो रहा है, न से, है ना। जो एंड में साउंड है सिलेबल के वो है कॉन्सोनेंट साउंड, नेजल साउंड, न का साउंड। तो जो सिलेबल कॉन्सोनेंट से एंड होता है उसे क्लोज्ड सिलेबल कहते हैं ना। तो ये व्हेन जो है एक ऐसा सिलेबल है, ये क्लोज्ड सिलेबल है। व्हेन इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्लोज्ड सिलेबल, ठीक है। अब आप देखिए ऑन को, ऑन में वी सी वॉवल साउंड है, वॉवल के बाद में कॉन्सोनेंट है। वॉवल से पहले कोई कॉन्सोनेंट नहीं है लेकिन वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट है। तो हमें शुरुआत को नहीं, हमें उसके एंड को देखना। एंड किससे हो रहा है, एंड वॉवल से हो रहा है तो ओपन है, एंड कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो क्लोज्ड है। तो ऑन जो है ना ये भी एक क्लोज्ड सिलेबल है। कैसा सिलेबल है, क्लोज्ड सिलेबल, ठीक है। मी, अब मी को देखोगे तो ये है सी वी, मतलब इसमें जो वॉवल साउंड है ई का उससे पहले कॉन्सोनेंट है लेकिन बाद में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। तो मी एक शब्द है, मी का मतलब मुझे, प्रोनाउन है ना, एम ई मी। इसको जब पढ़ते हैं तो जो लास्ट में साउंड मुंह से निकलता है वो एक वॉवल साउंड है, ई का साउंड है, उसके बाद में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। मतलब ये सिलेबल आपका वॉवल से एंड हो रहा है। तो जो सिलेबल वॉवल से एंड हो उसको ओपन सिलेबल कहते हैं। तो मी इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिलेबल। सेम इज द केस विथ फ्री। फ्री को देखोगे तो फ्री में ये जो डबल ई, दो ई हैं, ये एक ई की ध्वनि यहां बोली जाती है, ई। तो ये एक वी है। लेटर भले ही दो हों लेकिन साउंड तो एक है ना। स्पेलिंग लेटर से कोई लेना देना नहीं होता। साउंड्स को जब आप गिनते हो ना तब आप लेटर्स को नहीं, केवल साउंड्स को गिनते हो। तो फ्री में एक ही वॉवल साउंड है ई का। एक वॉवल साउंड से पहले दो कॉन्सोनेंट्स हैं, एक फ और एक र। तो ये हो गया सी सी वी। क्या हो गया, सी सी वी, है ना। तो वी से पहले क्या है उसको नहीं देखना है, वी के बाद में कुछ है क्या, वी के बाद में कोई सी है क्या, नहीं है। मतलब ये भी एक ओपन सिलेबल है, ये भी एक ओपन सिलेबल है। तो याद रखना ओपन सिलेबल वो होता है जो वॉवल से एंड हो, कॉन्सोनेंट से एंड होने वाले सिलेबल को क्लोज्ड सिलेबल कहते हैं। और फिर ये फोनेटिक्स वाले टॉपिक में से लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स विद नो वॉवल्स बिटवीन देम इज कॉल्ड। दो या दो से कॉन्सोनेंट्स, एक दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स एक साथ हों और बीच में कोई वॉवल ना हो तो उसको क्या कहते हैं। किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द के उच्चारण में दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट एक साथ पढ़े जाएं और बीच में कोई वॉवल ना हो तो उसे क्या कहते हैं। अब देखो क्या होता है, सिलेबल में जो उसका न्यूक्लियस है वो है वी, है ना। वी है तो सिलेबल है, नहीं तो सिलेबल नहीं है, मान के चलते हैं ऐसा, ठीक है। अब वी के दोनों तरफ सराउंडिंग कॉन्सोनेंट्स हो सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे फ्री वर्ड था, अभी हमने देखा था FREE फ्री। तो फ्री का सिलेबिक स्ट्रक्चर है CCV, यानी वॉवल से पहले दो कॉन्सोनेंट्स हैं। जो वॉवल साउंड है ई का उससे पहले दो कॉन्सोनेंट्स हैं, एक फ और एक र, है ना। लेकिन इन दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में कोई वॉवल नहीं है। फ्री में जो दो कॉन्सोनेंट्स है ना वॉवल साउंड से पहले, इन दो के बीच में कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि इसको क्या कहते हैं। ऐसे दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट्स एक साथ हैं और बीच में कोई वॉवल साउंड नहीं है तो उसको कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। कॉन्सोनेंट क्लस्टर, ऑप्शन ए, कॉन्सोनेंट क्लस्टर। हाँ, जैसे ये वर्ड है ब्रांड, BRAND, ब्रांड। अब ब्रांड वर्ड को देखोगे तो ब्रांड में ये रहा न्यूक्लियस उसका वॉवल साउंड। वॉवल साउंड से पहले दो कॉन्सोनेंट्स हैं, एक ब और एक र। इस तरफ देखोगे तो दो कॉन्सोनेंट्स, एक न और एक ड। तो ये है CCVCC। इसका सिलेबिक स्ट्रक्चर, ब्रांड वर्ड का सिलेबिक स्ट्रक्चर क्या है, CCVCC, है ना। तो ये क्लस्टर है, दोनों तरफ क्लस्टर बन रहा है। वॉवल साउंड से पहले भी एक छोटा सा क्लस्टर बन रहा है और बाद में भी क्लस्टर बन रहा है। ज्यादा कॉन्सोनेंट्स का क्लस्टर भी हो सकता है, जैसे ये वर्ड है स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। स्ट्रीम वर्ड को देखें अगर तो स्ट्रीम में ये
ये सी, फिर वी, फिर उसके बाद में ये सी, स्ट्रीम। तो ये 3 कॉन्सोनेंट्स एक साथ हैं। देखो स्ट्रीम वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, इसमें शुरुआत में पहले 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, फिर वॉवल है, फिर एक कॉन्सोनेंट है। तो ये 3 कॉन्सोनेंट्स जब एक साथ आते हैं ना ऐसे स ट र ऐसे, तो इस चीज को कॉन्सोनेंट का क्लस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो सवाल यही पूछ रहा है, ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट्स विद नो वॉवल्स बिटवीन देम इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट क्लस्टर। ऑप्शन ए। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चंस थे आपके इसमें फोनेटिक्स वाले टॉपिक में से। बस इसमें हमें एक अंदाज़ा रहे, एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं उससे पहले माइंड में ये चीज़ क्लियर रहे कि क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं। अलग अलग वेज जो है क्वेश्चन पूछने के इस टॉपिक में, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। इस तरह से वर्ड, क्योंकि है ना कई लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि भाई पिछली बार फोनेटिक सिम्बल्स थे, सॉरी फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन था, इस बार हटा दिया, तो अब सवाल कैसे आएंगे। तो अब पूरा वर्ड जो है उसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं पूछकर इस तरह से वर्ड में अलग अलग साउंड्स के ऊपर आपसे प्रश्न पूछेंगे। ठीक है? तो इसके बाद में फिर आगे जो सवाल मेरे पास आप लोगों के लिए हैं वो हैं ईडियम्स के क्वेश्चंस। बहुत से स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि सर ईडियम्स फ्रेजेस करवा दीजिए, सर टीचिंग ऑफ इंग्लिश करवा दीजिए। तो सब करवाएंगे। ठीक है? सबकी बारी आने दो। आज जो बारी आई है वो है ईडियम्स की। ठीक है? ईडियम्स क्या होता है? ईडियम्स होता है मुहावरे। एग्जाम में ईडियम्स का सवाल कुछ इस तरीके से पूछा जाता है जैसा आपके सामने लिखा है। इस तरह से एक ईडियम दे देंगे आपको और 4 ऑप्शंस देके आपसे पूछेंगे कि बताओ इनमें से इस ईडियम का मीनिंग कौन सा है, इसमें से इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है ना? तो यू जस्ट हैव टू रीड द क्वेश्चन एंड टेल। क्वेश्चन को रीड करके आपको बताना है। ठीक है? देखो पहला जो ईडियम है वो है आउट ऑफ द वुड्स। आउट ऑफ द वुड्स एक मुहावरा है, आउट ऑफ द वुड्स, है ना। वैसे वुड्स जो है वो बोलते हैं फॉरेस्ट को, लेकिन आउट ऑफ द वुड्स एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है और ईडियम का तो मतलब यही होता है। ईडियम का मतलब होता है शब्दों का ऐसा समूह, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका मीनिंग वर्ड्स को पढ़कर समझ में ना आए, शब्दों को पढ़कर आप उसके अर्थ तक ना पहुंच सको। ऐसा जो फ्रेज है, ऐसा जो शब्दों का समूह है, उसको ईडियम कहते हैं, है ना। तो आउट ऑफ द वुड्स, आउट ऑफ द वुड्स का मतलब क्या होता है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। आउट ऑफ अ फॉरेस्ट, किसी जंगल के बाहर नहीं। आउट ऑफ डेट, आउट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि आपने किसी से कर्जा लिया था और आपने अपना कर्जा चुका दिया, अब कोई आपसे पैसा नहीं मांगता है, तो यू आर आउट ऑफ डेट। आउट ऑफ डेट होने का मतलब कि आप कर्जा चुका चुके हैं, अब आपका कोई कर्जदार नहीं है। ठीक है? तो यू आर नाउ आउट ऑफ डेट, उसको बोलते हैं आउट ऑफ डेट। ये इसका मतलब नहीं है। आउट ऑफ टाउन नहीं, इसका मतलब होता है खतरे से बाहर। किसी खतरनाक स्थिति में कोई इंसान था और अब वो उस खतरनाक परिस्थिति से बाहर निकल आया है, तो द पर्सन इज आउट ऑफ द वुड्स नाउ। तो आउट ऑफ द वुड्स का मतलब खतरे से बाहर, किसी खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकलना, आउट ऑफ द वुड्स, है ना। तो अब देखो ईडियम का मतलब जान लो, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं ना ईडियम्स में प्रॉब्लम आती है, ईडियम्स और फ्रेजेस में समस्या आती है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा प्रॉब्लम क्यों आती है। जब तक उस प्रॉब्लम की वजह तक नहीं पहुंचोगे, हाँ, उसकी वजह नहीं जान लोगे, तब तक वो प्रॉब्लम आती रहेगी। प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह यह है कि एक तो हम ईडियम्स को पढ़ते हैं सिर्फ परीक्षा के लिए। हम ईडियम्स पढ़ते ही इसलिए हैं कि एग्जाम में आएंगे, और एक सोच बना रखी होती है कि अब ईडियम्स तो इतने सारे हैं, कौन सी किताब में से पढ़ूं कि उसके बाहर ना जाए। कोई मुझे ऐसी 200 ईडियम्स की लिस्ट दे दे, 50-60 ईडियम्स की लिस्ट दे दे, जिसे पढ़ लूं और बस उसमें से ही एग्जाम में आ जाएं। तो ऐसी अगर 50-60 ईडियम्स की लिस्ट होती, है ना, तो फिर ईडियम्स कोई समस्या होती नहीं ना किसी के लिए, सभी कर लेते उसमें से 50-60-100 ईडियम्स को पढ़ के याद करके सारे लोग चले जाते, है ना, और सबके ही ईडियम्स के सवाल सही हो जाते, फिर कंपटीशन काहे का, कंपटीशन ही खत्म हो जाता ना। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन ना रखें वोकैबुलरी में कि भाई वोकैबुलरी में कोई ऐसे इंपॉर्टेंट 10, 15, 20, 50, 100 वर्ड्स या ईडियम्स हमको दे दे
कि उसको पढ़ लें और उसमें से ही आ जाएं। तो ऐसे वर्ड्स होंगे तो सबके पास होंगे, सिर्फ आपके पास नहीं होंगे। उसका कोई फ़ायदा फिर आपको नहीं होगा अगर ऐसी कोई लिस्ट है तो आपको तो स्टडी करनी है, आपको तो ईडियम्स याद करना है, जितने ज़्यादा करके जाओ उतने। और ईडियम्स को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप उन्हें सेंटेंस में यूज़ करो, उसका एक सेंटेंस बना लो, वो ईडियम आपको याद रह जाएगा, है ना। जैसे ये है आउट ऑफ द वुड्स, इसका मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, पढ़ो इस सेंटेंस को। हिज कंडीशन वॉज सीरियस, हिज कंडीशन वॉज सीरियस बट ही इज आउट ऑफ द वुड्स नाउ, बट ही इज आउट ऑफ द वुड्स नाउ। उसकी कंडीशन पहले सीरियस थी, उसकी तबीयत खराब थी, उसका एक्सीडेंट हो गया था, कुछ भी, पहले उसकी हालत बड़ी गंभीर थी, कंडीशन उसकी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब वो खतरे से बाहर है। His condition was serious, but he is out of the woods now. Out of the woods मतलब out of a dangerous situation, out of danger. Option A. याद रख लेना इस इडियम को, सेंटेंस को भी याद रख लेना, एग्जाम में आ गया तो किस्मत आपकी। नेक्स्ट, टेक टू one's heels. टेक टू one's heels. To take to one's heels. Heels कहते हैं एड़ियों को। अब टेक टू one's heels का मतलब क्या होता है? टेक टू one's heels हिंदी में कहते हैं भाग खड़े होना। हाँ, कोई अगर किसी चीज को, किसी इंसान को आता हुआ देखकर अगर भागने लगे, भाग खड़ा हो, तो उसको कहते हैं टेक टू हील्स, है ना। ऑप्शंस को देखो, टू बी कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज होना नहीं। टू वॉक बेयरफुट, नंगे पैर चलना नहीं। टू बाय न्यू शूज, नए जूते खरीदना नहीं। टू रन अवे फ्रॉम समथिंग और समबडी, टू रन अवे, सिर्फ इतना ही कहो, टू रन अवे, भाग जाना, टू रन अवे। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। टू टेक टू one's heels का मतलब टू रन अवे, किसी खतरे को देखकर, किसी इंसान को देखकर वहां से भाग जाना। ठीक है, तो अब देखो इसका सेंटेंस बना लेते हैं। He took to his heels when he saw the police coming. सेंटेंस है, he took to his heels when he saw the police coming. जब उसने पुलिस को आते हुए देखा तो वो वहां से भाग खड़ा हुआ, वो वहां से भाग निकला। ठीक है ना, ये है सेंटेंस, और सेंटेंस के साथ ईडियम को याद रखना बहुत आसान काम हो जाता है। ईडियम को जब सेंटेंस में यूज करता है ना, अब जैसे खास तौर पर ऐसे ईडियम्स जो वर्ब से बनते हैं, जैसे टेक एक वर्ब है, तो वर्ब से बनने वाले ईडियम को जब सेंटेंस में यूज करोगे तो जिस टेंस का सेंटेंस बना रहे हो उस टेंस की जो वर्ब की फॉर्म है वो यूज कर लो। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बना रहे हो तो फर्स्ट फॉर्म यूज कर लो, पास्ट टेंस का सेंटेंस बना रहे हो तो सेकंड फॉर्म यूज कर लो, टुक। अब जैसे मैंने सिंपल पास्ट टेंस में बनाया सेंटेंस, तो मैंने सेकंड फॉर्म यूज की, टुक। ही टुक टू हिज हील्स व्हेन ही सॉ द पुलिस कमिंग। बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू, बर्ड्स आई व्यू क्या होता है? बर्ड्स आई, पक्षी की आंख। बर्ड्स जो है ऊपर आसमान में उड़ते हैं, हम इंसान इतने सक्षम नहीं है कि ऊपर आसमान में उड़ सकें, लेकिन बर्ड्स को नेचर ने ये क्षमता दी है। तो जब ऊपर से बर्ड उड़ता है ना, तो वो जब नीचे देखता होगा, है ना, तो उसको ऊपर से भले ही छोटे आकार में, लेकिन सारी चीजें एक साथ दिखाई देती होंगी, है ना। तो बर्ड्स आई व्यू का मतलब एक ऐसा दृश्य जो आप ऊपर से देखते हो, ऊंचाई से, ऊंचाई से जब नीचे देखते हो, है ना, तो बहुत बड़ा एरिया जो है जमीन का वो आपको एक साथ दिखाई देता है। ठीक है, और वहां पर आपको जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, ट्रैफिक है, सब कुछ नजर आता है। तो इसको कभी कभी, है ना, वो सरसरी नजर भी कहते हैं। ठीक है, सरसरी निगाह, सरसरी नजर। और इसका ये मतलब भी होता है कि आप ऊपर से, हाइट से, ऊंचाई पर जाकर के और नीचे जो चीज है उसको देख रहे हो, उसको कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, तो अब ऑप्शंस देखिए। क्लियर व्यू, इसका मतलब एक क्लियर व्यू नहीं होता, क्लियर माने एकदम स्पष्ट नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। अ ब्यूटीफुल व्यू,
सुंदर दृश्य, सुंदर नजारा, ये भी इसका मतलब नहीं है। अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एक अलग दृष्टिकोण, ये भी नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है व्यू फ्रॉम हाई पोजीशन, अ व्यू फ्रॉम हाई पोजीशन, ऊंचाई से देखा जाने वाला दृश्य। सी इज द राइट आंसर। सेंटेंस बना लेते हैं। We had a bird's eye view of the city from the helicopter. We had a bird's eye view of the city from the helicopter. हेलीकॉप्टर से हमने शहर का ऊपर से नजारा देखा। Bird's eye view, bird's eye view. ठीक है ना। नेक्स्ट idiom, next question. To burn your fingers, to burn your fingers. अब इसका लिटरल मीनिंग तो ये हुआ अपनी उंगलियां जलाना, अपनी उंगलियां जला लेना, burn your fingers। लेकिन ये मुहावरा है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वर्ड से जो निकल रहा है वो मतलब नहीं है, इसका अलग मतलब है कोई। टू बर्न योर फिंगर्स का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस को देखो। टू बी रेप्रिमांडेड, रेप्रिमांड मतलब डांटना, किसी ने डांट लगाई आपको, डांटे गए आप, हाँ, तो ये इसका मतलब है क्या, नहीं, डांटा जाना, टू बी रेप्रिमांडेड नहीं। टू गेट एंग्री, नाराज होना, गुस्सा होना, नहीं। टू हैव एन एक्सीडेंट, किसी दुर्घटना, कोई दुर्घटना होना, यह भी इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है कोई बुरा अनुभव होना, कोई काम करके देखा आपने और उसका एक बहुत ही बैड एक्सपीरियंस हुआ, आपको बड़ा बुरा अनुभव आपको हुआ, आपको नुकसान हो गया, ठीक है, आपको चोट लग गई, आपको कोई इस तरह का घाटा हो गया, नुकसान हो गया, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि यू हैव बर्न्ड योर फिंगर्स, आपने अपनी फिंगर्स बर्न करी हैं, है ना। तो ऑप्शन बी, टू हैव अ बैड एक्सपीरियंस, कोई बुरा अनुभव, कोई बुरा अनुभव होना, ठीक है। सेंटेंस बना लेते हैं। बर्न, बर्न ये इसकी बेस्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बर्न्ट, टी लग जाता है, थर्ड फॉर्म भी होती है बर्न्ट, टी लग जाता है। आप जिस टेंस का सेंटेंस बनाना चाहें बना सकते हैं। आप इस तरह का सेंटेंस बना लीजिए, ही बर्न्ट हिज फिंगर्स इन द स्टॉक मार्केट and lost a lot of money. उसने स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में जो है उसका नुकसान हुआ, उसने बहुत पैसे जो है वो गंवाए। He burnt his fingers in the stock market का मतलब स्टॉक मार्केट का उसका अच्छा अनुभव नहीं रहा। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उनको नुकसान हो जाता है, घाटा हो जाता है। उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही हुआ, उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया तो ही हैड अ बैड एक्सपीरियंस एंड ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, है ना। ये इसका सेंटेंस है और ये इसका मतलब है। नेक्स्ट, टू ट्विस्ट समवन्स आर्म, टू ट्विस्ट समवन्स आर्म। अब ट्विस्ट का मतलब होता है मरोड़ना, आर्म मतलब किसी का हाथ, किसी की भुजा, किसी की बांह। अब लिटरली इसका मतलब कुछ और है, इसको इडियोमेटिक सेंस में यूज करते हैं। तो आर्म ट्विस्टिंग करने का मतलब क्या होता है, किसी का आर्म ट्विस्ट करना, उसका मतलब क्या होता है। एक तो है ना, सेकंड लैंग्वेज के बहुत से स्टूडेंट्स बार बार कमेंट करते हैं सर टीचिंग मेथड कराओ। अगर आप सेकंड लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं और आप ये कमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने सिलेबस को ठीक से नहीं देखा है। टीचिंग मेथड्स आपके सिलेबस में है ही नहीं, आपके सिलेबस में है टीचिंग ऑफ इंग्लिश। कहाँ, रीड का सिलेबस उठा के देखो, सेकंड लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लैंग्वेज की नहीं। अगर आप सेकंड लैंग्वेज के एस्पिरेंट हैं तो उसमें एक भी मेथड का नाम सिलेबस में दे रखा हो तो मुझे बताओ। तो आप ये क्यों कहते हो कि टीचिंग मेथड्स पढ़ना है, टीचिंग मेथड्स नहीं है आपके, टीचिंग ऑफ इंग्लिश है। उसमें एक अप्रोच है, कम्युनिकेटिव अप्रोच, CLT, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, प्रिंसिपल्स हैं लैंग्वेज टीचिंग के, ठीक है, इवैल्यूएशन है, रेमेडियल टीचिंग है,
मेथड्स कहाँ हैं? है ही नहीं। तो फिर ऐसा बोल सकते हैं आपकी टीचिंग ऑफ इंग्लिश करवाइए। खैर चलिए, टू ट्विस्ट समवन्स आर्म, टू प्रेस समवन, किसी की तारीफ प्रशंसा करना नहीं। टू स्टॉप समवन फ्रॉम गोइंग, किसी को जाने से रोकना नहीं। टू पनिश समवन, किसी को सजा, किसी को दंड देना नहीं। इसका मतलब है टू परसुएड समवन टू डू समथिंग, किसी को मनाना, राजी करना, है ना। मतलब कभी कभी होता है ना कि कोई इंसान कुछ करना नहीं चाहता, उसकी इच्छा नहीं होती कि वो उस काम को करे, लेकिन हम जाकर के उसको मना लेते हैं, हम उसका आर्म ट्विस्ट करते हैं, उसको फोर्स करते हैं, ठीक है। अब मतलब इसमें वो नेगेटिव वाला वो ना लें आप, ठीक है। मतलब किसी को मनाने के लिए हम कोशिश करते हैं कि भाई वो हमारी बात मान जाए, ठीक है, वो काम वो करने के लिए तैयार हो जाए जो वो अदरवाइज नहीं करता, तो उसको कहते हैं टू ट्विस्ट समबडीज आर्म, टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, ठीक है। सेंटेंस बना लेते हैं। आई डिडंट वांट टू गो टू द सिनेमा but Ashok twisted my arm. मैं सिनेमा जाना नहीं चाहता था, पर अशोक ने मुझे सिनेमा जाने के लिए मनाया, उसने मुझे फोर्स किया, उसने कोशिश की कि मैं उसके साथ सिनेमा जाऊं। I didn't want to go to the cinema, but Ashok twisted my arm. अशोक ने मेरा आर्म ट्विस्ट किया, इसका मतलब उसने मुझे सिनेमा जाने के लिए राजी करने की, मनाने की कोशिश की। नेक्स्ट इडियम देखते हैं इसके बाद में, अगला। To put your nose to the grindstone. To put your nose to the grindstone. Nose माने नाक। Put your nose to the grindstone. Options देखो। To speak the truth, सच बोलना नहीं। To smell something, किसी चीज की स्मेल आना, ये भी नहीं। To accept defeat, हार मान लेना। To put your nose to the grindstone का मतलब क्या हार मान लेना होता है? होता है क्या? ये इडियम किसी ने पढ़ा है? जिनकी देखो रीडिंग हैबिट अच्छी होती है, उन्होंने बहुत से इडियम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पढ़े होते हैं, उनको अंदाजा होता है कि इसका ये मतलब हो सकता है, वो कर लेते हैं, है ना। ये भी मतलब नहीं, इसका मतलब है बहुत मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, बिना आराम किए लगातार काम करते रहना। अगर आप आराम किए बिना रेस्ट किए लगातार मेहनत करते हो, हाँ, तो इसका मतलब यू पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, ठीक है। सेंटेंस बना लेते हैं इसका। इफ यू वांट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, get the desired result, you will have to put your nose to the grindstone. अगर आप वही रिजल्ट पाना चाहते हो तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन मीन्स यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, तुम्हें बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट यू विल हैव टू पुट योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, तो इसको कहते हैं पुटिंग योर नोज टू द ग्राइंडस्टोन, ठीक है। अब कल इसके आगे कुछ और इडियम्स हैं, वो मैं बताऊंगा कल वाली क्लास में, ठीक है। इडियम्स देखेंगे, उसके बाद में फिर जो दूसरे टॉपिक्स हैं उनको भी लेंगे हम, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।